इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का जो हिस्ट्री का बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको लग रहा होगा किसी तरह का फ़ोटो यहाँ पर चिपका दिया गया है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये फ़ोटो कैमरा से लिया गया फ़ोटो नहीं है बल्कि हाथों से बनाया गया फ़ोटो है और इस फ़ोटो की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। फ्रेडरिक सोडियो ने इस फ़ोटो को अपने हाथों से बनाया था और ये जस्ट उनकी कल्पना है। क्या है? ये उनकी इमेजिनेशन है। इस फ़ोटो में जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो फ्रेडरिक सोडियो की इमेजिनेशन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी दिख रही है, इनके हाथों में मसाल दिख रहा है और दूसरे हाथों में एक तरह का लेटर दिख रहा है आपको जो कि पब्लिक के लिए है। स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब यूनिटी, एकता की मूर्ति, एकता की प्रतिमा। स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी की स्टैचू है ये। अगर यहाँ पर इसको अच्छे से आप गौर से देखो तो बहुत सारे फ्लैग आपको देखने को मिल रहे हैं। ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये जब आप पढ़ो, आगे मैं पढ़ूँगा तो आपको समझ में आएगा। तो भी बहुत सारे फ्लैग्स आप देख सकते हैं। मेनली यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जैसे कि जो इटली की कुछ जगहें हैं वहाँ के आपको फ़्लैग देखने को मिलेंगे। मेनली आपको अमेरिका एंड जर्मनी के फ़्लैग देखने को मिलेंगे, फ्रांस के देखने को मिलेंगे, बहुत सारी। और यहाँ पर जिन लोगों की इमेजिनेशन किया गया है, जिन लोगों के बारे में, वो सारे लोग आपको जो देखने को मिल रहे हैं वो अमेरिका के भी हैं, फ्रांस के भी हैं, जर्मनी के भी हैं, पोलैंड के भी हैं, तो अलग अलग जगहों के हैं, स्विट्ज़रलैंड के भी हैं। ठीक है। और यहाँ पर आप देखो एक रॉ लाइन जो होती है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से होते हुए और यहाँ तक आ रही है और स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास सब आ रही है। यहाँ पर कुछ टूटे फूटे हुए चीज़ें आप देख रहे हैं, इसका भी वैल्यू आपको मैं पढ़ाऊँगा आगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर आपको ज्यूस क्रिस्ट देख रहे हैं यानी कि ईसा मसीह देखने को मिल रहे हैं। उनके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ सेंट देखने को मिलेंगे, जो साधु संत होते हैं वो देखने को मिलेंगे। साथ में आपको यहाँ पर एंजल्स देखने को मिल रही हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आगे आपको समझ में आएगा। सो हम आ जाते हैं यहाँ पर। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये एक तरह का ड्रीम है, ये इमेजिनेशन है वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी का, पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी हो उसका ये एक ड्रीम है। सोशल रिपब्लिक हो यानी कि पब्लिक अपने तरीके से अपनी कंट्री को या अपनी जगहों को चलाएं, उसके बारे में है। द पैक्ट बिटवीन नेशन एंड प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोडियो इन 1848, ये जो है ये फ्रेडरिक सोडियो के द्वारा बनाया गया है 1848 में, और ये है नेशन, और मतलब नेशन के लिए एक प्रिंट तैयार किया गया है एक अच्छे कंट्री के लिए। आगे मैं चीज़ें पढ़ते जाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आते जाएगा। इन 1848 फ्रेडरिक सोडियो अ फ्रेंच आर्टिस्ट prepared a series of 4 print visualizing his dream of world made up of democratic and social republics as he called them। मतलब उन्होंने अपने इमेजिनेशन यानी कि आँख खोला हुआ जो ड्रीम होता है उसमें फ्रेडरिक सोडियो ने 4 पेज का 4 फिगर उन्होंने तैयार किया। ठीक है। 4 प्रिंट उन्होंने विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम यानी आँखें खोल कर एक उन्होंने इमेजिनेशन की और जिसके तहत उन्होंने 4 प्रिंट तैयार किए, जो फिगर के इस तरीके के फिगर के ऐसे फिगर के 4 प्रिंट थे उनके। ठीक है। सोशल रिपब्लिक, और इसमें डेमोक्रेसी हो यानी कि क्या हो, पब्लिक जिसे चाहे वो कंट्री को या उस पार्टिकुलर जगह को चलाए, और उसके साथ ही रिपब्लिक हो, पब्लिक के हिसाब से चले। ठीक है। एज ही कॉल्ड। और अगर हम रिपब्लिक के बारे में बात करें तो देश का जो मेन देश चलाने वाला होगा, किसी भी कंट्री को चलाने वाला, वो कोई किंग या क्वीन नहीं होगा बल्कि पब्लिक के द्वारा चुना जाने वाला कोई होगा। एज ही कॉल्ड देम द फर्स्ट प्रिंट, फिगर 1 हम देखते हैं यहाँ पर ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का फिगर 1 देखते हैं जो कि यहाँ पर देखने को हमें मिल गया। इसके बारे में बहुत कुछ मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। सोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, यहाँ पर पीपल ऑफ यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज है आप जानते होंगे, और अमेरिका के लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है। मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस
मर्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, मतलब वो एक मार्च में आ रहे हैं और मतलब मार्च मतलब एक लाइन में आ रहे हैं और लंबे ट्रेन की भांति एक लाइन यहाँ पर देखने को मिली है। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ पर जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये जो देखने को मिल रहा है आपको। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऑफरिंग होमेज, यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड याद करा दूंगा जो इम्पोर्टेंट होगा और रिवीजन भी कराऊंगा। होमेज की बात करें तो होमेज मतलब होता है श्रद्धा, प्रेम, भक्ति। तो ये सब के सब श्रद्धा, प्रेम दिखा रहे हैं, भक्ति दिखा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के प्रति, ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट, और वो वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ से गुजर रहे हैं। As you would recall, artist of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other. बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको समझना ज़रूरी है। एज़ यू वुड रिकॉल, अगर आप याद करने की कोशिश करो तो आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो 1848 सबके जो टाइम थे ना, उसमें जो आर्टिस्ट होते थे, लेबरेटरी, देखिए लेबर्टी मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी मैंने बोल दिया था शुरू में गलती से, नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी तो अपने कंट्री में है जो आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, यानी कि आज़ादी की प्रतिमा है, स्वतंत्रता की प्रतिमा। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को भी करेक्ट कर लिया हूँ मैं अपने गलती को। होमेज मतलब श्रद्धा, आप जान गए। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनफाइड लिबर्टी, वो जो इंसान के रूप में कोई लिबर्टी तैयार करते थे, स्वतंत्रता के लिए कोई लिबर्टी इंसान के रूप में तैयार करते थे, वो कैसा करते थे? एज अ फीमेल फिगर के रूप में करते थे। जैसे कि हम लोग भी भारत माता बोलते हैं अपनी आज़ादी की प्रतिमा को, तो वो लोग भी जो यूरोपियन थे, अमेरिकन थे, वो भी फीमेल फिगर के रूप में पर्सनफाइड लिबर्टी करते थे। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलिजमेंट सी बियर्स इन वन हैंड। टॉर्च ऑफ एनलिजमेंट मतलब हुआ इनके एक हाथ में आपको मसाल दिख रहा होगा, मसाल को ही हम बोलते हैं एनलिगमेंट। यहाँ पर ये जो मसाल है एनलिगमेंट, ये मसाल जो है एनलाइटमेंट, आप एनलिगमेंट भी बोल सकते हैं, एनलाइटमेंट बोल रहे तो सही प्रोनाउंसिएशन होगा। एनलाइटमेंट जो आपको देखने को मिल रहा है, एनलाइटमेंट मतलब होता है ज्ञान की मसाल। क्या होता है? ज्ञान की मसाल। तो एनलाइटमेंट सी बेयर्स इन वन हैंड, उन्होंने पहले हाथ में रखा है, एंड चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर, दूसरे हाथ में जो है इनके पास हाथ में चार्टर है, चार्टर ऑफ द राइट ऑफ द मैन। राइट मतलब आदमियों का अधिकार, इंसानों का अधिकार का जो चार्टर होता है। अगर हम चार्टर की बात करें, एनलाइटमेंट मतलब शिक्षा के मसाला, आपने समझ लिया, ठीक है। पर्सनफाइड मतलब व्यक्ति होता है और चार्टर मतलब सुविधा देना है, सुविधा देना या फिर अनुबंध। चार्टर मतलब सुविधा देना या अनुबंध। मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ। एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की मशाल, ठीक है। और पर्सनफाइड मतलब व्यक्ति के रूप में, इंसान के रूप में, ठीक है। एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की मशाल। सी बियर्स इन वन हैंड, अब अगर हम बात करें, बियर मतलब धारण करना, पकड़ना, ठीक है। इन वन हैंड रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। होमेज मतलब मैंने आपको बताया था श्रद्धा या भक्ति की भाव, हाँ। पर्सनफाइड मतलब व्यक्ति के रूप में। एनलाइटमेंट मतलब होता है ज्ञान की मशाल, और बियर्स मतलब पकड़ना या धारण करना। इन वन हैंड चार्टर ऑफ द राइट, अगर हम चार्टर की बात करें तो सुविधा देने वाला, अनुबंध, ठीक है। तो चार्टर मतलब अनुबंध जो सुविधा देने वाला, व्यक्तियों को फ़ायदा पहुंचाने वाला, इंसानों को। ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर, ऑन द अर्थ in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbol of absolutist institutions। यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब क्या होता है, मैं अगर आपको बताऊँ, एब्सोल्यूटिस्ट जो है निरंकुश शासन से सहमत। एब्सोल्यूट मतलब होता है निरंकुश। निरंकुश मतलब क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर बहुत अच्छी, पहले ही इसको ख़त्म करता हूँ। चार्ट ऑफ राइट मैन इन द अदर, ऑन द अर्थ इन द फॉरग्राउंड, अर्थ पर अगर आप ग्राउंड में देखें, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें टूटे बिखरे हुए हैं। इनकी सोच में इन्होंने इस तैयार किया था, तो बहुत सारी चीज़ें टूटे बिखरे हुए हैं। अब ये क्या है ये जान लीजिए।
On the earth, the foreground of the image in the shattered remains of the symbol of एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब होता है निरअंकुश, मतलब जैसे कि पहले के राज किंग या क्यून होते थे, वो क्या कर रहे हैं, उनके हाथ में किसी तरह का कोई सत्ता नहीं है, उनके हाथ में किसी तरह का कोई पावर नहीं है। मतलब जैसा कि आप जानते थे, अंग्रेज जो होते थे, ब्रिटिश ये के जो होते थे, वो पूरे कंट्री पर क्या करते, पूरी कंट्री को डोमिनेट करते थे, पूरे कंट्री पर उनका राज चलता था। तो वो जो ब्रिटिश होते थे, उनके अधीन, उनके नीचे में आके जो किंग या क्वीन होते थे उस पार्टिकुलर जगह के, वो उनके नीचे में आकर अपना काम करते थे, वो किंग बने रहते थे और उसके खिलाफ़ कुछ नहीं बोलते थे, ब्रिटिश के खिलाफ़ कुछ नहीं बोलते थे। और आम पब्लिक जो होती थी वो परेशान होती थी, और इनका जो शासन होता था निरअंकुश था, किसी तरह का इनके अंदर पावर नहीं था कि उनको अंकुश लगा सके, रोक सके, जो भी वो करना चाहते थे करते थे। इसे ही बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। ये सब थे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। तो ये बोल रहा है ऑन द अर्थ द फॉरग्राउंड ऑफ द इमेज द सैटर्ड। सैटर्ड का मतलब होता है चूर चूर होना। ये जो सैटर्ड है एब्सोल्यूशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो निरअंकुश इंस्टीट्यूशंस थे किंग क्वीन के, वो सब क्या हो गए, चूर चूर हो चुके हैं। नीचे में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। उनके बारे में इमेजिनेशन में उन्होंने, किन्होंने, फ्रेडरिक सोडियो ने दिखाया है। इन सोडियोज ऑटोपियन। यहाँ पर अगर हम ऑटोपियन की बात करें, ऑटोपियन का मतलब होता है आदर्शवादी, यानी कि अच्छा नज़रिया। ऑटोपियन विजन मतलब आदर्शवादी नज़रिया, यानी कि अच्छा नज़रिया। तो यहाँ पर है इन सोडियोज ऑटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। उनका नज़रिए, उनके नज़रिया से यहाँ पर जो भी लोग दिखाए गए हैं वो अलग अलग नेशन के हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, अलग अलग देश के हैं, अलग अलग राष्ट्र के, कंट्री के हैं। आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशन customs leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states। मतलब यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं USA और स्विट्ज़रलैंड के भी फ्लैग देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो USA और स्विट्ज़रलैंड उस वक्त तक, यानी 1848 तक ऑलरेडी ए नेशन स्टेट हो चुके थे, उन पर किसी का कोई कब्जा नहीं था, वो नेशन स्टेट हो चुके थे। उन्होंने तभी यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में उन्होंने कल्पना की। स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो USA में ही है, और USA में सभी के सभी लोग आए हैं, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने ये सब हैं, उनके बारे में कल्पना की गई है। इसीलिए आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्ज़रलैंड विच बाय दिस टाइम वेयर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स फ्रांस स्टेट्स, वो ऑलरेडी स्टेट नेशन हो चुके थे। अब हम फ्रांस के बारे में देखते हैं। फ्रांस के बारे में क्या बताया गया है? फ्रांस के बारे में बताया गया है कि फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्री कलर। मतलब यहाँ पर फ्रांस का भी ट्री कलर है, ये 3 कलर का उनका फ्लैग है जो वहाँ पर दिख रहा था। हैज़ जस्ट रीच्ड द स्टैचू, मतलब वो जस्ट पहुँचे, स्टैचू के सबसे ज़्यादा करीब हैं। सी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। Interestingly, at the time when Sorio created this image, the German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hope in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आ गई है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक एक चीज़ समझाता हूँ। सी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी ब्रिंग द ब्लैक, मतलब जर्मनी के लोग भी वहाँ पर हैं जो अलग अलग रंग के कपड़े पहने हैं, ब्लैक और रेड एंड गोल्ड फ्लैग उन्होंने रखा हुआ है। इंटरेस्टिंगली, एट टाइम व्हेन सोडियो क्रिएट दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। जिस वक्त इन्होंने इस पिक्चर को क्रिएट किया था, किसने? सोडियो ने। उस वक्त जर्मनी जो थे वो यूनाइटेड नेशन के पार्ट या यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए नहीं थे जर्मनी के लोग।
द फ्लैग दे कैरी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप इन 1848 टू यूनिफॉर्मी द न्यूमेरियस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़। अगर हम बात करें प्रिंसिपैलिटीज़ क्या मतलब होता है, रियासतें, राजा की रियासतें, ठीक है। प्रिंसिपल इनटू अ नेशन स्टेट अंडर, जो जगह थी वो राजा की रियासतें ना होकर नेशन स्टेट हो, सब अपना अपना एक कंट्री बने। अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाए। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया द किंगडम ऑफ द टू सिलिसीज। यहाँ पर सिलिसीज का मतलब क्या है ये जान लीजिए। सिलिसीज एक जगह है, एक आइसलैंड है जो कहाँ पर है, जो इटली के नॉर्थ में पड़ता है सिलिसीज, ठीक है, ये आइसलैंड है। उसके बाद है लोम्बार्डी, लोम्बार्डी भी इटली के नॉर्थ में ही पड़ता है। पोलैंड, इंग्लैंड, ये सब प्रॉपर अभी कंट्री है तो उनके नाम जानते होंगे। पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया फ्रॉम द हेवंस एबव। अब यहाँ बता रहा है कि हेवन से, ये सब कंट्रीज़ के आपको फ्लैग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये सब कंट्री यहाँ पर उनकी इमेजिनेशन में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास हैं। फ्रॉम द हेवंस यानी कि स्वर्ग से कौन देख रहा है, क्रिस्ट देख रहे हैं, यानी कि ईसा मसीह जो है वो देख रहे हैं। सेंट यानी कि साधु हैं। एंगल गेज अपॉन द स्कैन, ये सब क्या देख रहे हैं, बहुत ही ध्यान से इस सारी जो सीन फ्रॉम द सेंस, ये सारी जो स्कैन हो रही हैं उसको बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बॉलिज फर्टिनिटी एमोंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। सिम्बॉली फर्टिनिटी, फर्टिनिटी मतलब जो अच्छे, मतलब सिम्बॉलिज फर्टिनिटी का मतलब बहुत अच्छी बात है कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो अच्छी अच्छी राष्ट्र या कंट्री बनाना चाहते हैं, उनको बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं ये जो हेवन के लोग हैं, यानी कि क्रिस्ट हो गए, सेंट हो गए और क्रिस्ट सेंट हो गए, ये सब, ठीक है। तो यहाँ तक रहने देते हैं, आगे की चीज़ें पार्ट B2 में मैं आपको बताऊंगा। मैं पार्ट बाय पार्ट सारा चैप्टर को कवर करूंगा, सारे चैप्टर सारे वीडियोस कवर करेंगे। अगर पेशेंसफुली आप मेरे चैनल के वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा सजेशन देना हो तो कमेंट करें। पूरा चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करना संभव है नहीं, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें बतानी पड़ती है। मैं जल्दी जल्दी करके छोड़ छाड़ के आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसमें बच्चों को समझ ही नहीं आएगी तो वो वीडियो देखकर क्या फ़ायदा। अगर कोई भी बच्चा गलती से भी हमारे वीडियो तक पहुंच जाता है तो मैं चाहता हूं उसे धीरे धीरे करके सब कुछ चीज़ें समझ में आए, उसे पता चले कि जो हिस्ट्री का बुक उसे बोरिंग लग रहा है था देखने में, वो रियलिटी में बोरिंग नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें छुपी हुई है।